अस्सलामुअलैकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द एयरली पास्ट पेपर। और आज हम करेंगे फेब मार्च 2023 का P5 का वेरिएंट 2। सही है। P5 मतलब S1। ठीक है। सही है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन में कहता है आपसे, आपको टेबल दिया हुआ है। ठीक है। एक्स और नंबर ऑफ पेयर्स दिए हुए हैं। और आपसे कह रहा है ड्रॉ अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो बहुत इजी है। क्या करो आप। देखो भाई, आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है जीरो से। ठीक है। और फिर आप इसमें ऐड करते रहोगे जो उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो 0 + 4 क्या होता है? ये हो गया 4। 4 + 8 क्या होता है? 12। 12 + 14 क्या होता है? 26। 26 + 25 क्या होता है? 51। 51 + 7 क्या होता है? 58। और 58 + 2 क्या होता है? 60। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। सही है। तो हमारे पास जो वाई एक्सिस पर आएगी वो आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एक्स एक्सिस पर आएगी एक्स की वैल्यूज। ठीक है। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो क्या है? 60। तो उस लिहाज से हम अपना जो एक्सेस है उसको लेबल करते हैं। तो ये रही मेरे पास वाई एक्सेस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्टार्ट करते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है। और क्योंकि हमारा जो एक्स एक्सेस है उसकी वैल्यूज एंड हो रही है 240 पे, तो उस लिहाज से हम अपना जो एक्स एक्सेस है उसको लेबल करते हैं। तो ये हो गया 40, 80, 120, 160 और 160, 200, 240। सही है। अब मार्क करते हैं पॉइंट्स को। ठीक है। तो हम क्या किस तरह मार्क करेंगे? भाई जब एक्स 30 है तो वाई 0 होगा। ठीक है। और 60 पे मार्क करेंगे 4। और 90 पे मार्क करेंगे 12। 110 पे मार्क करेंगे 26। और जब एक्स होगा 140 तो हम मार्क करेंगे वाई को 51। और 180 होगा तो 58। और 240 पे 60। ठीक है। तो हमारे पास ये सारे कुछ कोऑर्डिनेट्स आ गए, पॉइंट्स आ गए। ठीक है। सही है। तो पहला पॉइंट क्या है? जब एक्स 30 है तो वाई क्या है? 0। जब एक्स 30 है यानी 30 यहाँ पर आ रहा है तो वाई क्या है? 0। ये पॉइंट मार्क हो गया आपका। सही है। और जब एक्स 60 है तो वाई क्या है? 4। जब एक्स 60 है तो वाई क्या है? 4। 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया। और जब एक्स 90 है तो वाई क्या है? 12। 90 है तो वाई क्या है? 12 यहाँ पे आ गया। और जब एक्स मेरे पास 110 है तो वाई क्या है? 26। 110 है तो वाई क्या है? 26। 110 यहाँ पे 26। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जब वाई 140 है तो एक्स क्या है? 51। वाई 140 है तो एक्स क्या है? 51। 140 है तो एक्स है 51। ठीक है। और जब वाई एक्स 180 है तो वाई क्या है? 58।
एक्स वाई 180 है तो एक्स 180 है तो वाई क्या है 58। 58 कुछ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। और जब एंड में एक्स 240 है तो वाई क्या है 60। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब इनको आपको क्या करना है, बस इनको आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, या ड्रॉ कर लिया आपने। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है पार्ट बी में कि यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द 70th परसेंटाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि 70% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी पे जो करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू आ रही है वो ये मांग रहा है। तो 70% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 60। तो 70% ऑफ 60 क्या बन रहा है हमारे पास, 70% ऑफ 60 मेरे पास बनता है 42। सही है। तो अब हम ग्राफ से चेक करेंगे कि 42 पर, जो कि यहाँ पे आ रहा है, 42 यहाँ पे आ रहा है, इस पे एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, कुछ यहाँ पे आ रही है। तो ये आ रहा है आपके पास 124, 128, 128 आ रही है। ठीक है, तो ये 128 जो है ये आपकी बेसिकली 70th परसेंटाइल है ऑफ डेटा। ऑब्वियसली क्या पता ये इस केस में थोड़ा इनएक्यूरेट हो, क्योंकि मेरा ग्राफ जो है ना वो अच्छा नहीं बना, नीट नहीं बना। सही है, तो जितना आप एक्यूरेट ग्राफ बनाओगे ना उतनी एक्यूरेट ये वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन निकालेंगे इस तरह ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट द एन एस्टिमेट फॉर द मीन नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सनशाइन इन किंटू ड्यूरिंग जून ओवर द लास्ट 60 ईयर्स। तो हमें एस्टिमेट निकालना है मीन का। उसके लिए एस्टिमेट निकालने के लिए, सही है, तो एस्टिमेट निकालने के लिए मीन का हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेटा है वो किस फॉर्म में, वो क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में है ना। तो हमें मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एक मिड वैल्यू एक्स। सही है, हमें एक एक्स की मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू एक्स इसको बोलते हैं। तो किस तरह निकालेंगे, हम उस रेंज की लोअर वैल्यू को और अपर वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो अगर मैं इसकी निकालूं मिड वैल्यू एक्स तो क्या होगी, 30 + 60 डिवाइड बाई 2 आ रही है 45। और 60 + 90 डिवाइड बाई 2 75। ठीक है, 90 + 110 आ रही है इसकी डिवाइड बाई 2 100। 110 + 140 डिवाइड बाई 2 क्या आ रही है 125। 140 + 180 क्या आ रहा है 320 डिवाइड बाई 2 160। और 180 + 240 आ रहा है मेरे पास, इसका आ रहा है 210। सही है, आई होप आपको क्लियर है कि हम किस तरह निकालेंगे मिड वैल्यू एक्स। अब हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला हमारा टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डेटा, जो कि है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको भूल जाएंगे। अब हम ये हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली मिड वैल्यू एक्स, हम फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे।
मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 इंटू 45, 4 इंटू 45, 4 इंटू 45 प्लस 8 इंटू 75 प्लस 14 इंटू 100 प्लस 25 इंटू 125 प्लस 7 इंटू 160 प्लस 2 इंटू 210। दोबारा करते हैं। 4 इंटू 45 प्लस 8 इंटू 75 प्लस 14 इंटू 100 प्लस 25 इंटू 125 प्लस 7 इंटू 160 प्लस 2 इंटू 210। आंसर आ रहा है 6845 अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि आ रही है हमारे पास 60। तो 6845 डिवाइड बाई 60 क्या आ रहा है आंसर? 114.1। ये आपका आ गया मीन। ठीक है, और ये आपका आंसर है फॉर फॉर पार्ट सी। ठीक है, आई होप क्लियर है। तब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है? अलीशा हैज 4 coins. One of these coins is biased so that the probability of obtaining a head is 0.6. P क्या है आपके पास? 0.6। ठीक है, the other 3 coins are fair. Alicia throws the 4 coins at the same time. The random variable x denotes the number of heads obtained. ठीक है, द रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो क्या शो कर रहा है? डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। अब पार्ट ए में क्या बोल रहा है? शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली वन हेड इज 0.225। अच्छा, अब देखो, ये सवाल करने के लिए यू शुड नो कि यार आपके पास एक बायस्ड कॉइन है। ठीक है, एक बायस्ड कॉइन है जिसकी हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर हम बात करें बायस्ड कॉइन की, तो बायस्ड कॉइन की हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6। और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर? ऑब्वियसली 0.4। और जो जो फेयर कॉइन्स हैं, जो कि 3 है, उनकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ऑब्वियसली 1/2 यानी 0.5। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0.5। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है? शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली वन हेड इज 0.225। तो उसने, अलीशा ने चारों कॉइन्स एक साथ फेंके हैं। ठीक है, तो चारों कॉइन्स एक साथ फेंके। तो लेट्स से, अगर हमारा जो है, लेट्स से हमारे पास जो बायस्ड कॉइन है उसका आ रहा है हेड, उसका आ रहा है हेड। ठीक है, और बाकी सबका लेट्स से टेल्स आ रहा है। ठीक है, तो बायस्ड कॉइन का हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6। और जो जो फेयर कॉइन्स हैं उनकी टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उनकी तो सेम ही है, हेड्स आए टेल्स आए, दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी है। मतलब 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है, सही है। तो आपके पास ये एक कंडीशन हो गई है कि कब, कब की कंडीशन है? जब हमारे पास जो बायस्ड कॉइन है उसका एक हेड आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, जो कि आ रहा है 0.075। ठीक है, अब देखो, अब क्या एक और कंडीशन क्या बनती है कि अगर जो बायस्ड कॉइन है उसके उसके पास टेल आ जाए, बायस्ड कॉइन जो है उसमें टेल आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कि बायस्ड कॉइन में टेल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4। अच्छा, अब लेट्स से
जो 3 फेयर कॉइन्स हैं, लेट से उसमें से एक फेयर कॉइन में हेड आ गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.5। और जो बाकी जो फेयर कॉइन्स हैं उसमें भी टेल आ जाए, तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.5, 0.5। ठीक है। या फिर आपके पास बायस्ड कॉइन में टेल ही हो, और जो 3 फेयर कॉइन्स हैं उसमें से दूसरे वाले कॉइन में हेड आ जाए, बाकी में टेल रहा है। सही है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। या फिर थर्ड कंडीशन क्या निकल ली है कि जो बायस्ड कॉइन है उसमें तो टेल ही है, लेकिन जो हेड है ना वो अब है थर्ड वाले, जो हेड आ रहा है ना वो आ रहा है फेयर कॉइन्स के थर्ड वाले कॉइन में, है ना? तो इसमें क्या बन रहा है? प्रोबेबिलिटी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो इसके आंसर क्या आ रहे हैं? आप क्या कर सकते हो कि आप इसका आंसर निकालो। 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, क्या आंसर आ रहा है? 0.05 आ रहा है ना। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, क्योंकि ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है। मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ रहा है? 0.15, 0.15। ठीक है। तो आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये जो कंडीशन है, ये कब है? जब बायस्ड कॉइन में हेड है। सही है। और ये तीनों जो कंडीशंस है ना वो कब है? जब बायस्ड कॉइन में टेल है, बायस्ड कॉइन में टेल है। ठीक है। तो इसको आप ऐड कर दो। लेकिन सब कंडीशंस में, सारी कंडीशंस में हमारे पास एक ही हेड आ रहा है, सारी कंडीशंस में हमारे पास एक ही हेड आ रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 0.075 को ऐड कर देंगे 0.15 में। तो ये क्या बन रहा है? 0.075 प्लस 0.15, आंसर आ रहा है 0.225। आपने शो कर दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है ये इसके पार्ट बी में? कंप्लीट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। अब ऑब्वियसली क्या है? एक्स क्या है हमारे पास? एक्स है नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। ठीक है। एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। तो अब क्या बोल रहा है वो? अब वो ये कह रहा है कि अगर हेड्स 2 हैं, हमें कंप्लीट करना है ना, अगर हेड्स 2 आए तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो निकाल लेते हैं इसकी। तो अगर हेड्स 2 कब होंगे? तो हमारे पास उसने 4 कॉइन्स एक साथ टॉस किए हैं। ठीक है। तो इसकी क्या कंडीशन बन रही है कि हमारे पास जो बायस्ड कॉइन लेट से वो हेड ही है, जब बायस्ड कॉइन हेड है। सही है। तो उसमें क्या बन रही है कंडीशन कि बायस्ड कॉइन हेड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? 0.6। और बाकी इन तीनों में से भी कोई एक लेट से ये हेड है, तो इसकी भी क्या बन रही है? 0.5, 0.5, 0.5। ठीक है। और अगर बायस्ड कॉइन हेड है तो क्या पता कि ये वाला हेड हो, फेयर कॉइन, बाकी सारे टेल हो, तो इसकी भी क्या बन रही है? 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर क्यूब कर लेते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? 0.5 की पावर क्यूब। अगर बायस्ड कॉइन हेड हो अगेन, और अब की बार जो 3 फेयर कॉइन्स हैं उसमें से ये वाला कॉइन हेड हो, तो क्या बन रही है प्रोबेबिलिटी? अगेन 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर क्यूब। तो आपके पास ये कंडीशन बन रही है जब बायस्ड कॉइन हेड्स हो, बायस्ड कॉइन हेड हो, तो क्या बन रहा है? 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर क्यूब। आंसर क्या आ रहा है? 0.075 आ रहा है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो बाय 3, क्योंकि ये भी वही है कंडीशन, ये भी वही है, सेम एज दिस। तो 0.075 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है? 0.225। ठीक है। 0.225 आ रहा है। सही है। अब हम निकालते हैं जब बायस्ड कॉइन, बायस्ड कॉइन क्या है? टेल हो। तो बायस्ड कॉइन टेल होगा तो क्या हो जाएगा? 0.4, क्या पता इनमें से कोई हेड हो, तो चाहे इनमें से कोई भी हेड हो या हेड हो,
इनमें से दो हेड होंगे, सही है, फेयर कॉइन्स में से दो हेड होंगे, लेट्स से ये कर लेते हैं दो। तो सबका आंसर क्या है, 0.5 0.5, और ये टेल होता, इसका ये 0.5 होगा, क्योंकि फेयर कॉइन्स है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये टेल है और ये भी टेल है, आखिरी वाले हेड है। 0.4, अगेन 0.5 की पावर क्यूब, या फिर आपके पास टेल है बायस्ड कॉइन, और ये हेड है, और ये हेड है, बाकी ये टेल है। तो अगेन इसका भी वही बन रहा है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर क्यूब। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर क्यूब करोगे ना, आंसर क्या आएगा, 0.05। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 3, 0.15। ठीक है, आ रहा है फाइनल आंसर इन तीनों कंडीशंस का मिलाकर, सही है। तो अब आप 0.225 को ऐड कर दो 0.15 में, तो आपके पास नंबर ऑफ जो टू हेड्स है ना वो आ जाएगा, क्या आ रहा है, 0.375। ठीक है, अच्छा अब लेट से बात करते हैं, अगर एक्स हमारे पास 3 है, मतलब नंबर ऑफ हेड्स 3 आ रहे हैं, तो इसमें क्या सीन होगा, तो इसमें देख लेते हैं। तो लेट से हमारे पास जो बायस्ड कॉइन है वो है हेड, सही है, और बाकी तीन जो फेयर कॉइन्स हैं उसमें से भी दो हेड्स हैं। तो इसमें हमारे पास जो कंडीशन बन रही है, 0.6 इंटू 0.5 की पावर क्यूब। ठीक है, इसमें हमारे पास दो कंडीशंस बन रही हैं, कि अगर बायस्ड कॉइन हेड है और बाकी दो फेयर कॉइन्स भी हेड हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आपकी कहते हैं कंडीशन बन रही है, 0.6 इंटू 0.5 की पावर क्यूब। ठीक है, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि तीन कंडीशन बन रही है इसमें भी, कि अगर बायस्ड कॉइन हेड है और बाकी जो तीन फेयर कॉइन्स हैं उसमें भी जो हेड आ रहा है वो लास्ट टू कॉइन्स में आ रहा है। ठीक है, तो अगेन आप क्या करोगे, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर क्यूब कर दोगे, 0.6 इंटू 0.5 की पावर क्यूब, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। आंसर क्या आ रहा है, 0.075, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 3, क्योंकि कंडीशन 3 बन रही हैं। 0.225 आ रहा है, और अगर मेरे पास बायस्ड कॉइन लेट से वो टेल्स है, तो ऑब्वियसली इसकी हमारे पास एक ही कंडीशन बन रही है, कि बाकी तीनों फेयर कॉइन्स फिर क्या होंगे, हेड। ठीक है, तो ये हो गया 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर क्यूब। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर क्यूब, ये आ रहा है 0.05। तो आप 0.05 को ऐड कर दो 0.225 में, 0.225 को ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आ रहा है, 0.275 इज द आंसर फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, अब अगर आपको चेक करना है ना कि आपने सही प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो आप क्या करो, आप ये जो प्रोबेबिलिटी है ना इन सबको ऐड करो, 0.05 प्लस 0.225 प्लस 0.375 प्लस 0.275 प्लस 0.075, तो आपका आंसर क्या क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 1। तो क्योंकि आपका आंसर 1 आ रहा है ना, तो मतलब आपने सही निकाला है। ठीक है, सही आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, गिवन दैट एक्सपेक्टेशन इज 2.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस एक्स। अब देखो यार, हमारे पास जो डी आर सॉरी जो हमारे पास DRV है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसमें हमारे पास हमने पढ़ा था क्या होता है फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन का, हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, फॉर्मूला होता है वेरिएंस का कि वेरिएंस एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। क्या करेंगे हम, टेबल पे गए हम, टेबल की एक्स की वैल्यूज को का स्क्वायर करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे विद द प्रोबेबिलिटी,
और ऐड करते रहेंगे। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर हमें सम ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स निकालना है तो क्या मतलब है, 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.05 प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.225 प्लस कर देंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.375 प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.275 प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.075। ठीक है, तो ये आप करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.225 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.375 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.275 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.075। तो आंसर क्या आ रहा है, 5.4 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ रहा है, 5.4। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर यानी 2.1 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेरिएंस 5.4 माइनस 2.1 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 0.99 आ रही है आपके पास आपकी वेरिएंस। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि 80% of the residents of Kinwawa are in favor of a leisure center being built in the town। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पी क्या हो गया, 80% यानी 0.8। ठीक है, और 20 residents ऑफ किनवावा आर चोजन एट रैंडम, तो एन क्या है, एन हो गया 20। ठीक है, एंड आस्क इन टर्न whether they are in favor of the leisure center, find the probability that more than 17%, probability that more than 17 of the residents are in favor of the leisure center। तो हमारे पास यहाँ पर क्योंकि फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो x इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट n, n कॉमा p, p क्या है 0.8, तो q क्या हो जाएगा 0.2। निकालना क्या है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 17, तो निकाल लेते हैं। अब हमें पता है यार कि हमें x निकालना है ग्रेटर देन 17, मतलब हमारे पास जो r होगा वो क्या होगा, 18, 19 और 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, NCR यानी 20 CR Q n-R इंटू पी की पावर R। ठीक है, और NCR Q n-R इंटू पी की पावर R, और NCR Q n-R इंटू पी की पावर R। इसको निकालते हैं फिर, 20 C 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 की पावर 18, तो ये आ रहा है आपके पास 0.1369। ठीक है, फिर निकालते हैं 20 C 19 इंटू 0.2 की पावर 1 इंटू 0.8 की पावर 19, तो ये आ रहा है आपके पास 0.0577। ठीक है, फिर निकालते हैं 20 C 20 0.2 की पावर 0 इंटू 0.8 की पावर 20, तो ये आ रहा है आपके पास 0.01153। इनको आप ऐड कर लो, 0.1369 प्लस 0.0577 प्लस 0.01153, तो ये आ रहा है आपके पास फाइनल आंसर 0.206। ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल आंसर फॉर पार्ट ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फिफ्थ पर्सन आस्क्ड is the first person
हु इज नॉट इन द फेवर ऑफ द लेजर सेंटर. Find the probability that the fifth person asked is the first person who is not in the favor of the leisure center. Not in favor है, ठीक है. तो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो probability है ऑफ पीपल जो कि फेवर में हैं उनकी probability क्या है 80%. और जो फेवर में नहीं है उनकी probability क्या होगी. जो फेवर में नहीं है उनकी probability क्या है, ऑब्वियसली क्या हो जाएगी 0.2. ठीक है, सही है. अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे अप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है भाई कि फिफ्थ पर्सन इज द फर्स्ट पर्सन हु इज नॉट इन फेवर ऑफ द लेजर. ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली कोई फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं बताई हुई हमें. ठीक है, उसने कहा भाई कि फिफ्थ पर्सन जो है ये फर्स्ट पर्सन बन रहा है हु इज नॉट इन फेवर ऑफ द लेजर सेंटर. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं है इसलिए हम अप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है फिफ्थ पर्सन की ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो हमने पढ़ा था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर हो तो हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला क्यू की पावर r-1 × p. ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली हमारे पास p जो है ऑफ नॉट इन फेवर वाले जो लोग हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, p क्या है 0.2, तो q क्या हो जाएगा 0.8. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे टू फाइंड द आंसर. तो q क्या है 0.8 की पावर r क्या है 5, 5 - 1, और p क्या है 0.2. तो आपका आंसर क्या आ रहा है 0.8 की पावर 4 इंटू 0.2, 0.082 आ रहा है आपका आंसर फॉर पार्ट बी. आई होप क्लियर है. देखो भाई पार्ट सी में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेवेंथ पर्सन आस्क्ड इज द सेकंड पर्सन हु इज नॉट इन फेवर ऑफ द लेजर सेंटर. अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल हु आर नॉट इन फेवर क्या है, हमारे पास है 0.2. सही है, और जो फेवर में है तो उनकी क्या हो जाएगी 0.8. सही है. अब देखो हमारे पास वो कह रहे हैं सेवेंथ पर्सन जो है ना वो फेवर में नहीं है, इसने बता दिया है हमें. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है. तो अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सात लोग हैं ना, तो ये सेवेंथ पर्सन तो फेवर में नहीं है. ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी होगी 0.2. ठीक है, और बाकी इन 6 में से भी कोई एक बंदा ऐसा है जो कि फेवर में नहीं है, क्योंकि ये सेवेंथ पर्सन जो है ना ये सेकंड पर्सन है जो कि फेवर में नहीं है ऑफ द लेजर सेंटर. ठीक है, तो क्या पता वो 1 हो, क्या पता वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो. ठीक है, तो लेट से हमारे पास जो पहला बंदा जो कि फेवर में नहीं था वो था लेट से 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.2. बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.8 जो कि फेवर में है. ठीक है, सही है. अब हम क्या करेंगे, तो हम इसको इन इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.8 हमारे पास कितनी बार है 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 की पावर 2. और साथ ही हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 6. क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या पता हमारे पास जो बंदा पहला बंदा जो कि फेवर में नहीं है लेजर सेंटर के, क्या पता वो 2 हो, क्या पता वो 3 हो, क्या पता वो 4 हो, क्या पता वो 5 हो, क्या पता वो 6 हो. ठीक है, तो क्या पता ये 0.2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ नहीं यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, या फिर यहाँ पर हो. तो इसके हमारे पास 6 कंडीशंस बन रही हैं कि 0.2 यहाँ पे हो एक कंडीशन, क्या पता यहाँ पे हो सेकंड कंडीशन, क्या पता यहाँ पर हो थर्ड कंडीशन, क्या पता यहाँ पर हो फोर्थ कंडीशन, क्या पता यहाँ पर हो फिफ्थ कंडीशन, और क्या पता यहाँ पर हो सिक्स कंडीशन. जब भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 6, तो कर लो भाई इसको चेक कर लो.
0.8 की पावर 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 0.2 की पावर 2, मल्टीप्लाई बाय 6। क्या आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है 0.0786। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है आपसे? द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एनी गिवन डे इज एक्स। ठीक है, अब देखो यार, ऐसी आप कंडीशंस के लिए ना, आप क्या किया करो, इट इज बेटर टू ऑलवेज ड्रॉ ट्री डायग्राम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, स्टार्ट किस तरह किया उसने? द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एनी गिवन डे इज एक्स। तो लेट से हम ट्री डायग्राम बनाते हैं। ये है रेन, नॉट रेन। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एनी गिवन डे इज एक्स। तो नॉट रेन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 - x। ठीक है, फिर कह रहा है इफ इट इज रेनिंग द प्रोबेबिलिटी दैट अरन वेयर्स अ हैट इज 0.8। एंड ठीक है, तो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अगर रेनिंग होती है, रेन होती है, तो प्रोबेबिलिटी दैट अरन, जो कोई लड़का है, वेयर्स अ हैट, हैट नॉट हैट, ठीक है, वेयर्स अ हैट इज 0.8। तो प्रोबेबिलिटी कि वो हैट नहीं पहनता ऑन अ रेनी डे, वो क्या हो जाएगी? 0.2। फिर क्या बोलता है वो? एंड इफ इट इज नॉट रेनिंग द प्रोबेबिलिटी दैट ही वेयर्स अ हैट इज 0.3। तो नॉट हैट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.7। ठीक है, whether it is raining or not, if Aran wears a hat, the probability that he wears a scarf is 0.4। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि चाहे रेन हो ना हो, ठीक है, चाहे रेन हो या ना हो, प्रोबेबिलिटी कि अरन स्कार्फ पहन रहा है, वो क्या है? 0.4। ठीक है, इफ ही डज नॉट वेयर अ हैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही वेयर्स अ स्कार्फ इज 0.1। ठीक है, अब ये बता रहा है भाई कि अगर वो हैट नहीं पहनता तो प्रोबेबिलिटी दैट ही वेयर्स अ स्कार्फ इज 0.1। अगर वो हैट नहीं पहनता तो प्रोबेबिलिटी कि वो स्कार्फ पहनता है, नॉट स्कार्फ, क्या होगी? 0.1। तो ये हो जाएगा 0.9। सिमिलरली अगर वो हैट नहीं पहनता और स्कार्फ पहनता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ randomly chosen day it is not raining and Anan is not wearing a hat or a scarf is 0.36। अभी क्या बोल रहा है? The probability that on a randomly chosen day it is not raining and Aran is not wearing a hat or a scarf, हैट भी नहीं पहना हुआ और स्कार्फ भी नहीं पहना हुआ, वो क्या है? बता दी उसने, 0.36। तो वो क्या बोल रहा है कि भाई, वो कह रहा है कि जब हमारे पास रेन भी नहीं हो रही, मल्टीप्लाई बाय अरन हैट भी नहीं पहना हुआ एंड अरन स्कार्फ भी नहीं पहना हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? उसने बता दी है हमें, 0.36। तो आपके पास इस तरह ये एक इक्वेशन बन गई है जिसकी हेल्प से आप यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो 1 - x मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 इज 0.63 इज इक्वल टू 0.36। तो ये हो गया 1 - x इज इक्वल टू 0.36 डिवाइड बाय 0.63। क्या आ रहा है? 0.1557142829। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 - 0.571429 क्या बन रहा है? तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0.429। आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है? 0.429।
आई होप क्लियर है किस तरह निकाली हमने, ठीक है। सही है। आई होप क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? 0.429, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है पार्ट 5 में? पार्ट 5 में कह रहा है, अच्छा अब ये सवाल देखो, 5 इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि मार्को हैज 4 बॉक्सेस लेबल्ड KLM and N, सही है। और वो 4 बॉक्सेस को ऑर्डर में रखता है, KLM और N, मतलब इस तरह रखता है, ये रहा KLM और N, ये 4 बॉक्सेस रखे हुए हैं, ठीक है। अब मार्को ऑल्सो हैज 4 कलर्ड मार्बल्स, ठीक है। एक हमारे पास रेड है, एक रेड मार्बल है, और एक है हमारे पास ग्रीन, ग्रीन मार्बल है, और एक है वाइट, वाइट को हम शो कर देते हैं इस कलर से, ये रहा वाइट, ठीक है। और एक है हमारे पास येलो, ठीक है। ये 4 मार्बल्स हैं, सही है। अब क्या बोल रहा है कि ही प्लेसेस अ सिंगल मार्बल इन ईच बॉक्स एट रैंडम, और इवेंट्स ए और बी जो हैं डिफाइन किए हुए हैं। इवेंट ए क्या है कि द वाइट मार्बल इज इन आइदर बॉक्स एल और एम। तो पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए। तो वाइट मार्बल जो है या तो वो एल में है और एम में है, सही है। तो वाइट एल में आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। और वाइट एम में आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई 1/4 प्लस 1/4, जो कि बनती है 1/2। ये आ गई मेरे पास इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। अब निकालते हैं हम इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी। अब इवेंट बी में क्या बोल रहा है कि द रेड मार्बल ना इज टू द लेफ्ट ऑफ बोथ द ग्रीन मार्बल एंड द येलो मार्बल। तो इसके हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं। या तो हमारे पास रेड मार्बल जो है, रेड मार्बल जो है वो होगा एल के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इस केस में भी हमारे पास जो ग्रीन मार्बल हैं और येलो मार्बल हैं, दे कैन कम टू इट्स राइट, ठीक है। ग्रीन और येलो, सही है। और इस केस में जो वाइट है वो आएगा, दैट शुड कम इन द बिगिनिंग, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस कंडीशन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूं, तो पहले मैं बात करूंगा कि अगर रेड आता है इन बॉक्स, अगर रेड आता है इन बॉक्स एल, तो क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? वाइट पहले आ गया, मतलब 1/4, और फिर आ गया जो बचे हैं मार्बल्स, उनमें से रेड आ गया सेकंड नंबर पे 1/3। और जो बाकी दो बॉक्सेस हैं उसमें ग्रीन और येलो कैन कम, ठीक है, इंटरचेंजेबली। मतलब या तो आपके पास ग्रीन यहाँ पे है और येलो यहाँ पर है, या येलो यहाँ पे आ जाए और ग्रीन यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास आखिरी दो बॉक्सेस में आउट ऑफ द टू, ग्रीन और येलो, कोई भी आ सकता है। तो 2/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी आ गई बॉक्स एल की, ठीक है, कि अगर रेड बॉक्स एल में है, सही है। तो एक और प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, और क्या बन रहा है कि रेड है इन बॉक्स के, क्योंकि इसमें भी आपके पास कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है कि ग्रीन और येलो मार्बल के लेफ्ट पे होना चाहिए रेड, सही है। तो अगर रेड यहाँ पे आ जाए तो जब भी ग्रीन और येलो कैन कम ऑन इट्स राइट, सही है। तो लेट से, तो बाकी जो 3 बॉक्सेस हैं इसमें ग्रीन, येलो और वाइट कैन कम
इंटरचेंजेबली। मतलब मतलब क्या पता यहाँ पर वो येलो येलो आ जाए, यहाँ पे वाइट आ जाए। ठीक है, दे कैन कम इंटरचेंजेबली। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये फिक्स्ड है, रेड पहले आएगा 1/4, और बाकी तीन बॉक्सेस में तीनों में से कोई भी कलर आ जाएगा, मतलब 3/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/2 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/3। तो क्या बन रहा है आंसर? इसका आंसर आ रहा है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या आ रही है? 1/3। ठीक है, अब हमें पता है यार कि फॉर द इवेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट दे शुड फॉलो दिस इक्वेशन, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमने ये निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये निकालना है बस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? कि उसकी प्रोबेबिलिटी लिखो, उस इवेंट की लिखो प्रोबेबिलिटी जो ए और बी में कॉमन हो। ठीक है, अब मुझे बताओ ए और बी का कॉमन सिनेरियो क्या बन रहा है? ए और बी का कॉमन सिनेरियो क्या बन रहा है? मतलब क्या मुराद है इससे? कि जो कॉमन इवेंट क्या है? कि जो कॉमन इवेंट ये है कि जो वाइट मार्बल है ना, वो बॉक्स एल और एम में हो, और रेड मार्बल लेफ्ट हो ग्रीन और येलो मार्बल के। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर मैं बोलूँ भाई रेड मार्बल जो है वो बॉक्स एल में है, तो इस केस में हमारे पास जो है वो वाइट मार्बल कहाँ पे आ रहा है? बॉक्स के में आ रहा है। तो क्योंकि वाइट मार्बल बॉक्स के में आ रहा है, तो ये जो है कंडीशन ए को फुलफिल नहीं कर रहा। मतलब दिस कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमारे पास बचती है क्या फिर? ये आखिरी कंडीशन, कि अगर रेड जो है बॉक्स के में हो, तो अगर रेड, सॉरी, अगर रेड बॉक्स, उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब अगर रेड बॉक्स के में होगा ना, अगर रेड बॉक्स एल में होगा, तो हमारे पास इसके राइट की तरफ येलो और ग्रीन आ जाएगा, और पहले आ जाएगा वाइट। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन बी तो फुलफिल हो गई है, लेकिन कंडीशन ए फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इस वाली कंडीशन को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ खास है बी के लिए, और हमें कौन सी इवेंट देखना है जो बी और ए में कॉमन है। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इस इवेंट की, यानी अगर हम रेड को बॉक्स के में कर दें, तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि वाइट जो है या तो एल में आ जाए, या तो हमारे पास वाइट एम में आ जाए। तो लेट से हमारे पास पहले वाइट आता है एल में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? कि जो हमारे पास रेड है वो के में, यानी 1/4, और वाइट जो है वो क्या है? एल में, और बाकी जो बच्चे हैं एम और एन, उसमें इन दो बॉक्सेस में कोई भी आ सकता है, येलो या फिर ग्रीन, 2/2। ठीक है, तो इन दो बॉक्सेस में कोई भी दो कलर आ सकते हैं। ठीक है, और और क्या बन रही प्रोबेबिलिटी? कि हमारे पास जो वाइट है वो हो अब की बार एम में। ठीक है, तो इसमें क्या बन रही प्रोबेबिलिटी? कि रेड तो पहला फिक्स्ड है भाई, के पे ही है, वो है 1/4, और बाकी जो एल और एन है, इसमें येलो और ग्रीन जो है दे कैन कम इंटरचेंजेबली। मतलब इन दो बॉक्सेस में दो कलर्स की गुंजाइश है, तो 2/2 हो गया। और बाकी जो एम है, इसमें आ रहा है 1/3। ठीक है, बल्कि एम को पहले कर देते हैं। एम में आ रहा है 1/3 वाइट, और बाकी जो बचे बॉक्सेस एल और एन, उसमें ग्रीन और येलो कैन कम इंटरचेंजेबली, 2/2। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। तो निकालते हैं। 1/4
मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/2 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/2। क्या बन रहा है? तो आपका आंसर आ रहा है इसका 1/6। ठीक है, अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन मीट कर रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? अभी निकाली हमने, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 1/3। नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 1/2 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 1/3। तो आप चेक कर रहे हो, राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, मतलब ये इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? इन अ साइक्लिंग इवेंट द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ कोर्स आर मॉडल्ड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, विथ मीन 62.3। तो x इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 62.3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 8.4। तो ये हो गया 8.4 का स्क्वायर। ठीक है, मीन कॉमा वेरिएंस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन साइक्लिस्ट हैज अ टाइम लेस देन 74 मिनट्स। अब देखो भाई, बिफोर वी परफॉर्म एनी कैलकुलेशन और रीड द डेटा फ्रॉम सी टेबल, वी नो कि ये जो कंडीशन है ना हमारे पास, ये एक नॉन आइडियल कंडीशन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला z इज लेस देन x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 74 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी 8.4। ठीक है, तो ये क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 74 माइनस 62.3 अपॉन 8.4। ये आ रहा है आपके पास 1.39, 1.393। ठीक है, अब इसको आप फाइंड करोगे फ्रॉम द जी टेबल। मतलब क्या क्या फाइंड करना है? ये आपके पास 1.393 है, आपको ये पूरा हिस्सा फाइंड करना है, मतलब 5 of 1.393। इसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा जी टेबल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.9182। ठीक है, फ्रॉम द जी टेबल। सही है, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फोर रैंडमली चोजन साइक्लिस्ट ऑल हैव टाइम्स बिटवीन 50 and 74 मिनट्स। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि जो फोर रैंडमली चोजन साइक्लिस्ट हैं उन सब का जो टाइम है वो इसके दरमियान में हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। सही है, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 74। तो अगेन हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो आइडियल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस पे अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला ये वाला पहले तो, बिफोर डूइंग एनीथिंग। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 माइनस 62.3 अपॉन 8.4 और 74 माइनस 62.3 अपॉन 8.4। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी इज 50 माइनस 62.3 अपॉन 8.4। क्या बन रहा है? ये बन रहा है -1.464 और 74 माइनस 62.3 अपॉन 8.4 बन रहा है 1.393। ठीक है, वंस हमारे पास ये आ गया, नाउ आई कैन अप्लाई द बेल कर्व वाला मेथड। क्या आप ये बनाओ बेल कर्व पहले। ये आपके पास हो गया 1.393 और ये हो गया -1.464। आपको रिक्वायर्ड है ये रीजन। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? किस तरह निकालोगे आप इस पूरे एरिया को?
इसमें से माइनस कर दोगे, मतलब ये आ जाएगा आपका फाइव ऑफ 1.393 माइनस ये एरिया आ जाएगा 1 - 5 ऑफ 1.464। ठीक है, ये हो गया 5 ऑफ 1.393 -1 +5 ऑफ 1.464। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो थ्री टेबल से पार्ट 1 में, जो कि आ रही है 0.9182। ठीक है, -1 इसकी आप निकालोगे थ्री टेबल से तो क्या आ रही है देख लेते हैं। 1.464 है ना, तो 1.464 इसकी आ रही है 0.9285। ठीक है, तो इसका सॉल्व कर दो आप। 0.9182 -1 +0.9285, आपके पास आंसर आ रहा है 0.8467। ठीक है, अब देखो भाई एक और चीज, एक और इसमें कैच है इस क्वेश्चन में, कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द फोर रैंडमली चोजन साइक्लिस्ट। अगर हम एक की बात करते हैं ना, एक की बात करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 0.8467। क्योंकि बात कर रहे हैं फोर की, तो हम इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रोबेबिलिटी को। इस प्रोबेबिलिटी को जो निकाली है हमने 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 0.8467 की पावर 4 कर देंगे एंड में। सही है, तो अब क्या आ रहा है 0.8467 की पावर 4 आ रहा है आंसर 0.514। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। सही है, आगे बढ़ते हैं पार्ट C की तरफ। अब क्या बोल रहे हैं, इन अ डिफरेंट साइकिलिंग इवेंट दैट टाइम्स कैन ऑल्सो बी मॉडल्ड बाय अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 23% ऑफ द साइक्लिस्ट हैव टाइम times less than 36 minutes and 10% of the cyclists have times greater than 54 minutes। क्या बोल रहा है, फाइंड एस्टिमेट्स फॉर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तब क्या बोल रहा है कि भाई एक डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन अननोन और वेरिएंस भी अननोन है। ठीक है, लेकिन उसने बताया हुआ है कि भाई उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें कि 23% ऑफ द साइक्लिस्ट हैव टाइम्स लेस देन 36। तो कह रहे हैं भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो टाइम है लेस देन 36, वो हमें दी हुई है उसने 23%, यानी 0.23। तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो अगर लेट्स से हमें इसको सॉल्व करना होता, हम किस तरह करते, हम पहले 36 में से माइनस करते म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 0.23। ठीक है, और फिर हम बेल कर्व बनाते हैं, और ये हमारी वैल्यू होती 36 - म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये एरिया रिक्वायर्ड था। तो ये क्या हुआ था हमारे पास, ये होता हमारे पास फाइव ऑफ ये होता 5 ऑफ 36 - ठीक है, ये होता हमारे पास 5 ऑफ 36 - म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.23, है ना। और 5 को आप उधर भेज दो, 5 को आप उधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, वंस आप 5 को उधर भेज दोगे तो ये बन जाएगा 36 - म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 5 इनवर्स 0.23। इसकी वैल्यू आप निकाल लो फ्रॉम द जी टेबल। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये 0.5 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में से 1 माइनस कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे माइनस। तो ये हो जाएगा -36 + म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 - 1 - 0.23। ये हो गया 0.77।
अब इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लो फ्रॉम द जी टेबल, जो कि क्या आ रही है। इसको ऑब्वियसली आपको बैकवर्ड्स रीड करना पड़ेगा। 0.77 की वैल्यू क्या आ रही है, ये 0.77 की क्लोज तरीन वैल्यू आ रही है। 0.77 की वैल्यू आ रही है -36 प्लस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, ये आ रही है तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.739 आ रही है। ठीक है, सही है। तो आप चेक कर रहे हो कि आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, ये इन टर्म्स ऑफ म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन आ गई। ठीक है, फिर आप क्या करो, फिर आप सेम काम करो विद द नेक्स्ट कंडीशन जो आपको दी हुई है कि and 10% ऑफ द साइक्लिस्ट हैव टाइम्स ग्रेटर देन 54। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, एक्स इज ग्रेटर देन 54 की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, 10%, यानी 0.1, है ना। तो अब ये निकाल लो, वही काम करना है। 54 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0.1। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि एक्स इज ग्रेटर देन द वैल्यू, तो आपको निकालना है बेसिकली 1 - 5 ऑफ 54 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.1। तो ये हो गया -5 54 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.1 -1, क्या बन रहा है, -0.9 आ रहा है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 54 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 इनवर्स ऑफ 0.9। तो अब इसको रीड करो आप बैकवर्ड्स फ्रॉम द जी टेबल, तो क्या बन रहा है, 0.9 क्या आ रहा है आपके पास, 0.9 क्या आ रहा है, ये देख लो। ठीक है, तो आपके पास, आप इसको जब बैकवर्ड्स रीड करोगे जी टेबल में, तो आपके पास आंसर आएगा 1.2 1.282, 1.282 आएगा। जब इसको आप बैकवर्ड्स रीड करोगे जी टेबल में, तो आंसर आएगा 1.282। तो आप चेक कर रहे हो, आपके पास दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं, आपके पास दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्या करना है आपको, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है टू गेट म्यू एंड वेरिएंस। ठीक है, ये आप खुद कर लेना, सही है। जो मेथड है वो ये है, एंड में आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके म्यू और वेरिएंस निकाल दोगे। तो आपके पास म्यू आ क्या रहा है, ये देख लेते हैं। म्यू आपके पास आ रहा है 42.6, और स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है 8.91। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कहते हैं आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड डिलीवर्ड। तुम्हारे पास 9 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इन विच, कंडीशन क्या है, 3 E's जो है ना, 3 E's जो है आर टुगेदर एंड द 2 D's आर नॉट नेक्स्ट टू इच अदर। ठीक है, तो ये निकालना है हमें। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ना हम निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं जब 3 E's टुगेदर हैं। तो अगर मेरे पास 3 E's जो है टुगेदर हैं, तो हम काउंट करेंगे इसको एज वन कंटेनर। ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सही है। और क्योंकि
रेपिटेशन हो रही है हमारे पास जो है वो, इसमें डी जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, और जो ई है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। तो नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सही है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गई जब 3 E's आर टुगेदर। अब निकालते हैं हम नंबर ऑफ वेज, 7 8 9, जब हमारे पास 3 E's भी टुगेदर है और 2 D's भी टुगेदर है। ठीक है, तो 3 E's भी टुगेदर है और 2 D's भी हैं, वो भी टुगेदर है। तो इसको हम काउंट करेंगे एज 1 कंटेनर, इसको एक और कंटेनर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। और क्योंकि हमारे पास रेपिटेशन भी हो रही है, तो नीचे कर देंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या बचा, 6 फैक्टोरियल। ये क्या है, नंबर ऑफ वेज जिसमें 3 E's और 2 D's भी आपस में नेक्स्ट टू ईच अदर है। अब हमें निकालना क्या है, कंडीशन क्या निकालनी है हमें, कि जब 3 E's टुगेदर हैं और 2 D's जो है वो टुगेदर आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ये निकालने के लिए हम ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला के अरेंजमेंट विथ 3 E's टुगेदर माइनस अरेंजमेंट विथ 3 E's टुगेदर एंड 2 D's टुगेदर। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास वो आ जाएगा कि वो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिसमें हमारे पास 3 E's तो साथ होंगे लेकिन 2 D's साथ नहीं होंगे। तो ये हम निकाल चुके हैं, क्या है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस, ये भी हम निकाल चुके हैं, 6 फैक्टोरियल। क्या आंसर आ रहा है देख लेते हैं। 7 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर आ रहा है 1800। तो ये वो नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें हमारे 3 E's साथ हैं और 2 D's आर नॉट नेक्स्ट टू इच अदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी क्या बोल रहा है, पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन अरेंजमेंट ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड डिलीवर्ड हैज एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन द 2 D's। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ना आप क्या करोगे, पहले आप निकालोगे टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बन रहे हैं, मतलब विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बन रहे हैं, हमारे पास डिलीवर्ड वर्ड में 9 लेटर्स हैं, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। और हमारे पास डी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, और जो ई है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इससे आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, तो ये आ रहा है 30240। अब क्या निकालना है, क्या है आपको, आपको निकालना है हैज एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन द 2 D's। तो ये हमारे पास लेट से 9 लेटर्स हैं, 7 8 9। तो अब लेट से अगर हमारे पास एक डी यहाँ पे आता है और इसके दरमियान 4 लेटर्स का गैप है। ठीक है, 1 2 3 4, और नेक्स्ट डी यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसकी क्या अरेंजमेंट होगी, तो ये होगी आपके पास 1 P1, और ये हो गया 1 P1। सही है, और बाकी जो जगहें बची हैं उसमें, मतलब जो बाकी जो कितनी स्पेस बची हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी जो जगहें हैं, बाकी जो जगहें हैं 7 जगहें बची हैं, उसमें से वो हो जाएंगी 7 फैक्टोरियल, है ना, वो हो जाएंगी क्या, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 P1 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 1 P1
अपॉन, क्योंकि हमारे पास रेपिटेशन भी हो रही है, तो नीचे हमेशा आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है। इसके अलावा क्या बन रही है कंडीशन? लेट्स से अगेन हमारे पास 9 लेटर्स हैं, 5 6 7 8 9, और अगर हमारे पास डी जो है वो यहाँ पे होता है, तो अगेन इसके दरमियान देयर शुड बी अ 4 लेटर स्पेस, 1 2 3 4, यहाँ पे डी आएगा। तो अगेन हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 2। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9, अगर मेरे पास डी यहाँ पे होता है, तो अब 1 2 3 4, एक और डी यहाँ पे होगा फिर, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे फिर? मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 3, क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशन हमने लिख ली हैं, लिस्ट डाउन कर ली हैं। लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब की बार डी आ रहा है यहाँ पर, तो नेक्स्ट डी कहाँ पर आएगा? 1 2 3 4 आखिर में आएगा। ठीक है। तो ये हमारी चौथी कंडीशन बन गई। सही है। तो जब भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1p इंटू 1p1 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 1p1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। आंसर आ रहा है 420। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 420 मल्टीप्लाई 4, क्या आंसर आ रहा है? 1680। ठीक है। तो ये हमारे पास वो नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें डीज के दरमियान 4 लेटर्स का गैप होगा। ठीक है। तो क्योंकि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? हमारा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, इससे हमारी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी, जो क्या आ रही है? 1680 अपॉन 30240 आ रही है 1/18। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट बी। ठीक है। ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन में ना, पार्ट बी में गलती की हमने। यहाँ पे ना 1p1 नहीं आएगा, बल्कि 2p1 आएगा, क्योंकि पहला डी जो है वो दो में से हम एक चूज कर रहे हैं यहाँ के लिए, है ना। और बाकी जो बचा है वो हो गया 1p1। सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2p1। तो ये हो जाएगा 2p1 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 1p1 इंटू 1p1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सही है। तो इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 840। और 840 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 4, तो आपका आंसर क्या आएगा? 3360। ठीक है। तो ऊपर भी क्या आ जाएगा? 3360। ठीक है। तो इसका आंसर फाइनल क्या आ रहा है? 1/9। प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/9। ये आपका आंसर है। ठीक है। आई होप क्लियर है।